अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान का 15 मेंबर स्क्वाड क्या होना चाहिए? इस पर अपने इनसाइट्स में आपसे वीडियो में शेयर करूँगा। चूँकि ये एक डिस्कशन वीडियो होने जा रहा है, तो आप लोग भी अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे नामों पर आपको इख्तिलाफ होगा। जो भी आपकी ओपिनियन हो, वो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। देखें, इस एशिया कप में एक टीम इंडिया है और उसका जो डिफरेंस है बाकी सारी टीमों के साथ वो बहुत ज़्यादा है। आप यूँ समझें कि अगर मैं एक ऑल टीम्स बेस्ट प्लेइंग 11 बनाऊँ तो उसमें 7 से 8 प्लेयर तो सिर्फ इंडिया के ही आ जाएँगे और बाकी सारी टीमों के 2 से 3 प्लेयर्स आ सकेंगे। अब ये इतना ज़्यादा फ़र्क है जिससे ऑब्वियस है कि इंडिया की टीम तो फाइनल खेल रही है और अगर कोई फाइनल में बड़ा अपसेट नहीं होता तो वो एशिया कप जीत भी रहे हैं। लेकिन दूसरी टीम फाइनल में इंडिया का मुकाबला करने के लिए कौन-सी आ रही है? इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये चारों बहुत क्लोज़ हैं। इन चारों के दरमियान एक सख्त कॉम्पिटिशन होने जा रहा है। तो यूँ समझें कि ये चारों टीमें ही बेसिकली आपस में एशिया कप की दौड़ में शामिल हैं। अब पाकिस्तान जब सुपर 4 में जाएगा तो पाकिस्तान के पूल से इंडिया जाएगी और जो अपोज़िट पूल होगा उसमें से अफ़गानिस्तान आएगा और श्रीलंका और बांग्लादेश में से कोई एक टीम, जो कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि श्रीलंका आएगी। तो पाकिस्तान के जो मैचेस वहाँ पे हैं मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका से हैं और उन 3 मैचेस में ही पाकिस्तान टीम का असल टेस्ट होगा। अब अगर आप अफ़गानिस्तान का कॉम्बिनेशन देखें तो वो 4 स्पिनर्स और 2 पेसर्स के साथ आएँगे। एक फारूकी हो जाएँगे, एक पेसर और साथ में एक आधा पेसर वो उमर ज़ई या गुलबदीन नैब को इस तरह का ट्राई करेंगे। श्रीलंका को देखें तो वो 3 स्पिनर्स के साथ जाएँगे और 2 पेसर या 3 पेसर, 4 स्पिनर 2 पेसर का कॉम्बिनेशन हो सकता है उनका भी हो। बांग्लादेश भी कमोबेश इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा कि 3 पेसर, 3 स्पिनर या 4 पेसर और 2 स्पिनर। इंडिया की टीम 3 स्पिनर्स और 3 पेसर्स के साथ जाएगी। अब पाकिस्तान भी इसी रेस में अगर देखें तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन भी यही होना चाहिए कि आप इसमें 3 स्पिनर्स खिलाएँ, 2 पेसर्स खिलाएँ, टोटल आपका 5 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब इसमें जो पाकिस्तान ने 4 बॉलर वाली गलती की, ये गलती पाकिस्तान को अब एशिया कप में रिपीट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ पाकिस्तान एशिया कप में भी जीत नहीं पाएगा। पाकिस्तान की बॉलिंग वैसे ही वीक है, 4 बॉलर्स के साथ आप जब जाते हैं तो आपसे स्कोर ना तो डिफेंड हो पाता है, ना ही आप टीमों को टारगेट मिनिमम तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो 5 बॉलर्स हों और साथ में कुछ पार्ट टाइमर्स आ जाएँ। अब इन 5 बॉलर्स में जो आपका 5वाँ बॉलर हो, वो होगा मोहम्मद नवाज़, जो कि एक ऑलराउंडर के तौर पे नंबर 7 पे खेले। उसके ऊपर जो 6 नंबर्स हैं, वहाँ पे 6 आपके पास बैट्समैन आ जाएँ, जिनमें से कोई 1-2 थोड़ी बहुत पार्ट टाइम बॉलिंग करवा लेते हों और नवाज़ के जो नीचे 4 नंबर हैं, 8, 9, 10, 11, इन 4 नंबर पे आपके पास आ जाएँ 4 बॉलर्स, जिनमें 2 स्पिनर्स आ जाएँ, 2 पेसर्स आ जाएँ। तो इसका मतलब है आप 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। अब ये जो आपके पास 4 बॉलर्स हैं जिनमें 2 स्पिनर्स हैं, 2 पेसर्स हैं, इनमें 2 स्पिनर्स तो ऑब्वियस चॉइस है कि आपके पास इसमें सुफियान वकीम भी आ जाएगा और इब्रार भी आ जाएगा। 2 पेसर्स कौन से होंगे उसकी डिस्कशन मैं आगे जाके करता हूँ, लेकिन इससे आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि आप जो ऊपर वाले पावर प्ले के ओवर्स हैं उसमें नवाज़ से 3 ओवर करवा लेंगे और साथ में आप 3 ओवर पेसर से करवा लेंगे। फिर मिडल ओवर्स में इब्रार आ जाएँगे और सुफियान वकीम आ जाएँगे, 8 ओवर्स आपके टोटली क्वालिटी के पैक ओवर्स हैं। और साथ में जो आखिरी 6 ओवर्स होंगे उनमें 1 आधा ओवर नवाज़ करा लेगा और साथ में आपके पास जो बाकी फास्ट बॉलर्स के 3-4 ओवर्स होंगे वो करा लेंगे। तो आखिरी 4 ओवर्स में पेसर लगा के आप जैसी भी पिच हो आपको पेसर्स ही लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके 20 ओवर बड़े ज़बरदस्त पैक हो जाएँगे। बीच में आप पार्ट टाइमर्स को भी ला सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे कि ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे 1-2 ओवर पार्ट टाइमर से निकलवा सकते हैं या अगर आपका कोई रेगुलर बॉलर का ऑफ डे चल रहा है तो भी आप उसमें पार्ट टाइमर से 1-2 ओवर करवा के अपने ओवर्स पूरे कर सकते हैं। जो आपके 2 पेसर्स होंगे उसमें अब एक आपको ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म पेसर चाहिए जो कि नई बॉल करा सके और एक आपको चाहिए है डेथ ओवर्स का स्पेशलिस्ट। जो 2 लेफ्ट आर्म पेसर हैं उनमें एक तो शाहीन अफरीदी हैं और दूसरे सलमान मिर्ज़ा हैं। अब इन दोनों में कॉम्पिटिशन है। इन दोनों में कौन होना चाहिए? अगर मैं एक पॉपुलर ओपिनियन के साथ जाऊँ, इस वक़्त जो फैन की पल्स है, उसको देखें तो सलमान मिर्ज़ा को ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि वो स्क्वाड में हों। लेकिन सलमान मिर्ज़ा का सैंपल साइज़ क्या है? बांग्लादेश की सीरीज़ और बांग्लादेश की सीरीज़ में तो आप यूँ देखें कि वहाँ पे तो हर बॉलर ने आउट किया है। ठीक है? बॉल स्किड हो रही थी, पेसर्स के लिए हेल्प थी, तस्कीन अनप्लेएबल हुए हुए थे, मुस्फिज़ु अनप्लेएबल हुए हुए थे। शोरफुल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो हम उस चीज़ को सैंपल लेके ये नहीं कह सकते कि सलमान मिर्ज़ा यूएई में आएँगे और आके बाकी टीमों के अगेंस्ट भी अच्छा परफ़ॉर्म कर लेंगे।
शाहीन अफरीदी देखें, एक तो यूएई में उनका एक्सपीरियंस है, दूसरा वो भी पीएसएल में वो हम ठीक है मानते हैं यार वो मिचेल स्टार्क नहीं है, बुमराह नहीं है, कमंस नहीं है, रबादा नहीं है। लेकिन स्टिल अभी पीएसएल में जब हम खेले पाकिस्तान के सारे बॉलर्स आए तो शाहीन अफरीदी ही टॉप विकेट टेकर थे वहाँ पे। अभी भी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहले मैच में उन्होंने 4 विकेटें ली। लेकिन ये है कि शाहीन बीच में एक आधा बुरा ओवर करवा जाते हैं, टफ सिचुएशन में कई दफा रन खा जाते हैं, ये एक चीज उनकी है जिसको उन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एशिया कप में बड़ा टूर्नामेंट है, सलमान मिर्जा की जगह पर शाहीन अफरीदी को लेना चाहिए। सलमान मिर्जा स्क्वाड में हूँ, अगर शाहीन एक आधा मैच ऊपर नीचे करता है, नहीं परफॉर्म करता, तो आप आगे जाके सलमान मिर्जा को ला सकते हैं, और अगर शाहीन इंजर्ड हो जाता है तो भी सलमान मिर्जा को ला सकते हैं। तो बैकअप सलमान मिर्जा को रखें, लेकिन स्टिल आई थिंक जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 होगी उसमें शाहीन को ही आना चाहिए। यूएई में खेलने का उसका एक्सपीरियंस है, दुबई में, अबू धाबी में, तो वो स्टिल फिर नीचे आके वो अगर नंबर 8 पे आता है तो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकता है। वो भी पाकिस्तान को टेल से कुछ रन तो चाहिए ही होंगे। तो ये एक तो मेरा ख्याल है कि एक पेसर तो इसमें शाहीन होना चाहिए और सलमान मिर्जा बैकअप पेसर होना चाहिए। दूसरा पेसर आपके पास होगा राइट आर्म पेसर, और उसमें ऑप्शंस तो आपके पास हारिस रऊफ भी है, नसीम शाह भी है, हसन अली भी है, फहीम अशरफ भी है, लेकिन मेरा वोट मोहम्मद वसीम जूनियर के लिए है। उसकी वजह ये कि ये जितने भी पेसर्स हैं इन सबको यॉर्कर्स नहीं कर, हारिस रऊफ यॉर्कर्स अच्छे कर लेते हैं, बाकी सब तो यॉर्कर हो नहीं रहे। हारिस रऊफ को अब तक हमने जब भी टेस्ट किया, जब भी प्रेशर सिचुएशन में आया उन्होंने मैच हरवाया, तो हारिस रऊफ का रिलायबिलिटी फैक्टर नहीं आता। मोहम्मद वसीम जूनियर इन सब के मुकाबले में बेहतर यॉर्कर्स करते हैं। रिवर्स स्विंग यूएई में होगी आखिरी 2-3 ओवर बॉल, वहां पे आखिरी 2-3 ओवर्स में वो बड़े इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, क्योंकि यूएई की कंडीशन थोड़ी सी रफ है। सितंबर अक्टूबर में गर्मी भी वहां पे होती है, तो रिवर्स स्विंग मिलती है उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर, और फिर साथ में थोड़ी बहुत बैटिंग भी, जैसे हम 7 पे नवाज अगर आ रहा है तो 8-9 पे ये दोनों शाहीन और मोहम्मद वसीम जूनियर थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में सेकंड पेसर वसीम होना चाहिए, और वसीम का बैकअप पेसर हमारे पास हारिस रऊफ होना चाहिए। हसन अली या नसीम शाह में स्टिंग नहीं रहा, मेरा नहीं ख्याल कि वो उतने इफेक्टिव साबित हो सकते हैं अब। बैटिंग में अगर हम चलते हैं ऊपर से, जो 6 मेरे नंबर 7 पे तो नवाज आ गया, आगे 4 पेसर्स आ गए। पेसर्स में 2 बैकअप हो गया, एक हो गया हारिस रऊफ और एक हो गया सलमान मिर्जा, ये बैकअप होगा शाहीन और वसीम जूनियर। बैटिंग में अगर चलते हैं तो आपको 6 बैट्समैन पिक करने हैं और साथ में आपको 2 बैकअप लेने हैं, ताकि आपके पूरे 15 मेंबर स्क्वाड बन जाए। तो जो आपने 6 बैट्समैन पिक करने हैं उसमें ओपनर साइम अयूब और साइफुल्लाह फरहान खेल रहे थे। स्टिल आई फील कि इन दोनों को ही चांस मिलना चाहिए। आखिरी वेस्ट इंडीज सीरीज में जो टी20 हुए, ओडीआई में साइम अयूब ने परफॉर्म नहीं किया, बट टी20 में 2 मैचेस में स्कोर किया। बांग्लादेश में 1 मैच में स्कोर किया, बांग्लादेश सब होम सीरीज में, साथ में टी20 में विकेटें भी ले रहे हैं। तो साइम अयूब टी20 पैकेज के तौर पे ग्रो कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। साथ में साइफुल्लाह फरहान भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 3 पे फिट अगर होते हैं तो फखर जमान वो खेलना चाहिए। फिट अगर नहीं होते तो क्या हमें बाबर आजम को लेना चाहिए? मेरे ख्याल में बाबर आजम का जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है, जो उनकी इस वक्त फॉर्म है, उसमें बाबर आजम को यहाँ पे खिला के बाबर आजम कामयाब नहीं होंगे, वो मजीद फेल होंगे, टीम पर भी प्रेशर बनेगा। तो अगर फखर जमान नहीं होते और मुझसे पूछा जाए तो मैं नंबर 3 के लिए मोहम्मद नईम को चूज करूंगा। यानी फखर जमान मेन स्क्वाड के लिए आप सिलेक्ट कर लो। फखर जमान अगर फिटनेस गेन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो खेले नंबर 3 पे। अगर वो फिटनेस गेन नहीं कर पाते तो फिर आप नंबर 3 पे नईम को खिला लो। नईम एक अच्छा ऑप्शन है, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, सिक्स हिटिंग कर सकता है। नई बॉल जब हार्ड होगी तो यूएई में तब रन करने की अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो उसको वो कैश इन कर सकता है, वहां पे वो रन कर सकता है। तो 3 जो हमारा टॉप 3 होना चाहिए, साइम हो जाए, साथ में साइफुल्लाह हो जाए और फखर हो जाए, और इनका एक बैकअप कौन हो जाए, वो हो जाए मोहम्मद नईम। उसके साथ पाकिस्तान ने आगे नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 पे 3 बैट्समैन खिलाने हैं प्लेइंग 11 में, और एक बैट्समैन इनके बैकअप के तौर पे बाहर बैठेगा। जो 3 बैट्समैन खिलाने हैं, सलमान अली अगर कैप्टन है, ऑब्वियसली होना है। हम डिबेट कर सकते हैं उनकी डिसेंट परफॉर्मेंसेस पे, बट कैप्टन है, थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर देखें तो वो तो होने ही है। साथ में पार्ट टाइम बॉलिंग भी करेंगे साइम और वो, जहां कहीं जरूरत हो। तो आगा ने तो नंबर 4 पे या 5 पे कहीं होना है। कीपर बैट्समैन एक होना है, मोहम्मद हारिस को लिया गया पीछे, चांसेस दिए गए। अब रिजवान की फॉर्म भी देख ली है, बीच में खबरें आई थी कि माइक एसन रिजवान को टी20 में चाह रहे हैं, बट रिजवान ने जैसी ओडीआई सीरीज में बैटिंग की है, स्टिल फिर हमें ये लगता है कि ठीक है यार, हारिस को खिलाने का डिसीजन ही सही था। कंसिस्टेंट नहीं है, उतने अच्छे रन नहीं कर पा रहा, बट स्टिल रन करेगा तो तेज करेगा, ये एक उम्मीद रहती है। और वैसे भी अब अगर उसे चांस दिया है तो चलो 1-2 सीरीज तो और चांस देके देखते हैं, देना चाहिए। एशिया कप तक उसको चांस देना चाहिए। एशिया कप तक भी अगर वो अपनी जगह पक्की नहीं कर पाता तो एशिया कप के बाद फिर आपके पास टी20 वर्ल्ड कप तक का जो 8 महीने का टाइम है, उसमें आप डिफरेंट ऑप्शन ट्राई कर लें, हसीबुल्ला को ट्राई कर लें, कुछ और
ख्वाजा नाफे को ट्राई कर लें, लेकिन अभी हारिस हो और नंबर 6 पे अभी हसन नवाज हो। तो ये पाकिस्तान की जो 3 मिडल ऑर्डर बैट्समैन है वो हो गए और इनका जो बैकअप है वो कौन होना चाहिए? यानी अब तक हम 14 प्लेयर्स देख चुके हैं। हमने 5 बॉलर्स देखे जिनमें एक ऑलराउंडर थे नवाज, साथ में हमने 2 बैकअप फास्ट बॉलर देखे, साथ 3 हमने टॉप ऑर्डर के बैट्समैन देखे फखर साइम और साहिबजादा, 1 हमने बैकअप देखा नईम और 3 हमने मिडल ऑर्डर बैटर देख लिए हारिस, आगा और हसन नवाज। अब एक 15वीं स्पॉट है पाकिस्तान टीम में यानी 15th स्पॉट वो कौन हो? खुशदिल शाह और हुसैन तल्लत 2 प्लेयर हैं जिनको पाकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम में चांस दिया है। इन्हीं में से पाकिस्तान को जाना चाहिए। खुशदिल शाह टी20s में परफॉर्म नहीं कर पाए, ओडीआईस में तो जब भी उन्हें चांस दिया गया था बेहतर खेल लेते, टी20s में काफ़ी चांसेस मिले हैं, नहीं कर सके। हुसैन तल्लत ने रिसेंट टाइम में फॉर्म दिखाई है, पीएसएल में भी दिखाई है, अभी जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी उसमें भी दिखाई है और हुसैन तल्लत को टी20s मैचेस ज़्यादा मिले भी नहीं है, एक आधा मैच बांग्लादेश में दिया गया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि 15वां प्लेयर हुसैन तल्लत को होना चाहिए। अगर और वो भी बेंच पे ऑफ कोर्स बैठेंगे, लेकिन अगर कभी बैकअप प्लेयर को वहाँ पे प्लेइंग 11 में लाना पड़ जाए, तो वो हुसैन तल्लत हो जाए। अब देखो इसमें क्या है कि पाकिस्तान के पास नई बॉल से आप शाहीन से या अल्टरनेटिवली सलमान मिर्जा से बॉल करवा सकते हैं। डेथ ओवर्स आप मोहम्मद वसीम जूनियर से करवा सकते हैं। पावर प्ले में आप लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज को ला सकते हैं या कभी जरूरत पड़े तो आप साइम अयूब से भी पावर प्ले में बॉलिंग करवा सकते हैं। मिडिल ओवर्स में आप सुफियान मुकीम और इब्रार से बॉलिंग करवाएंगे। बीच में अगर कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आ जाता है तो आप 1-2 ओवर वहां पे सलमान अली आगा से भी करवा सकते हैं। फिर डेथ ओवर्स में 2 ओवर या 3 ओवर आप वसीम जूनियर से करवा सकते हैं, एक आधा ओवर बीच में शाहीन अफरीदी करा लेंगे। तो ये आपके पास तकरीबन बॉलिंग में डिफरेंट फेजेस के लिए सारे बॉक्सेस टिक होते हैं। फिर बैटिंग में आपके पास ऊपर देखें तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन साइम अयूब आ जाते हैं, ओपनिंग पे नंबर 3 पे लेफ्ट हैंडर आ जाते हैं। फिर 4, 5, 6 आपके पास राइट हैंडर है, 7 पे फिर नवाज आ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक लेफ्टी को प्रमोट करने की जरूरत है मिडिल ओवर्स में, सम टाइम ऐसा होता है ना कि कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है या कोई लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, तो आप नवाज को ऊपर भी कर सकते हो। 5 पे, 6 पे, 4 पे कहीं पर, वो पहले भी कई दफा आप उसको फ्लूटर के तौर पे यूज करते रहे हो। तो आपके पास यानी टॉप 7 में 3 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ जाते हैं, 4 राइट हैंडर्स आ जाते हैं। तो ये आपके पास पैकेज पूरा है। अब इस पैकेज को आप कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, एज अ कैप्टन आप कितनी अच्छी डिसीजन करते हैं, एज अ हेड कोच आप कितनी अच्छी प्लानिंग करते हैं, कंडीशंस को कितना रीड करते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। स्टिल मुझे ये लगता है कि इस टीम में पोटेंशियल है कि ये टीम अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को तो कंफर्टेबली हरा सकती है। इंडिया को भी टफ टाइम दे सकती है अगर इनका दिन अच्छा हो। लेकिन बात वही है कि मोटिवेट रखा जाए, एनवायरनमेंट अच्छा किया जाए, प्लानिंग अच्छी की जाए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छा किया जाए, तो ही रिजल्ट आ सकते हैं।